दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन चौधरी और आप देख रहे हैं ई शिक्षा एकेडमी। तो आज हम दोस्तों करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों हिंदी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने यहाँ पर इसमें डाले हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों का यूजफुल होने वाला है बीएसएफ के लिए, सीएएसएफ के लिए, एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए, यूपी पुलिस या फिर आपका दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, या फिर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर देते हैं तो सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये आपका दोस्तों काफ़ी उपयोगी जो है रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका समश्रु शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा। तो इनमें से जो समश्रु का दोस्तों तद्भव रूप है वो क्या है, मूछ है या फिर आंसू है या फिर अश्रु है या फिर ससुर है। तो दोस्तों समश्रु का जो तद्भव होगा, पहले बात करते हैं दोस्तों तद्भव और तत्सम की। जो तत्सम शब्द होते हैं वो होते हैं दोस्तों आपके संस्कृत के शब्द। कौन से दोस्तों? संस्कृत के। अगर बात करते हैं तद्भव की तो तद्भव होते हैं दोस्तों आप लोगों के कौन से शब्द? हिंदी के शब्द। तो अगर इसमें बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पूछा है हमसे तद्भव यानी कि जो हिंदी का शब्द है, तो इसमें से हिंदी का शब्द जो समश्रु है ये है। तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द जो तद्भव है वो क्या होगा? तो तद्भव होगा इसमें से दोस्तों आपका मूछ। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नमस्ते, ऑप्शन नंबर 2 है अन्वेषण, ऑप्शन नंबर 3 है आपका संयोग, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका सन्मति। तो इसमें से जो स्वर संधि है वो है आपकी अन्वेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अन्वेषण में आप लोगों की कौन सी संधि है? तो अन्वेषण में है दोस्तों आप लोगों की स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में दोस्तों कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी हैं जो क्या है। अन्वेषण में जो है आपकी स्वर संधि है। स्वर संधि में भी दोस्तों ये है, कौन सी है? यण स्वर संधि। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु प्लस एषण। क्या होगा दोस्तों? अनु प्लस एषण। तो यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे ऊ हुआ और यहाँ से ए को लिया तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बना दोस्तों वे। क्या बना? वे। यानी कि ऊ प्लस ए बराबर क्या बना है आपका? वो बना है वे। यण स्वर संधि में जब ऊ प्लस बड़ा ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो वहाँ पे वा बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? अगर ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो वहाँ पे क्या बन जाता है? वहाँ पे बन जाता है वा। यहाँ पे क्या था? छोटा ऊ, उसके साथ में कोई अन्य स्वर आया तो क्या बन गया? वा जो है बन गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जब स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है तो क्या होता है दोस्तों? जब स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है तो परिवर्तन होता है, वह दोस्तों आपकी स्वर संधि कहलाता है। यण स्वर संधि जो होती है, यण जो है वो दोस्तों स्वर संधि का एक प्रकार है। यण क्या है? स्वर संधि का एक प्रकार है। अगर बात करते हैं दोस्तों नमस्ते में तो नमे प्लस ते बराबर, इसमें क्या है? इसमें है आपकी विसर्ग संधि। अगर बात करें व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि क्या होता है? संयोग, यानी कि सम प्लस योग बराबर क्या है? संयोग है। सन प्लस मति बराबर यानी कि सत प्लस मति बराबर व्यंजन। तो इसमें दोस्तों आपकी हुई व्यंजन संधि। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। वर्णों का निम्नलिखित दिया गया मेल संधि के कौन से प्रकार का है? आ प्लस ई बराबर ए। क्या है दोस्तों? आ प्लस ई बराबर ए, या फिर आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। तो ये दोस्तों छोटा आ और ऊ को मिलाने पर बड़ा ओ बनेगा। ये किस संधि के बनाने पर कौन सी संधि का ये प्रकार है? गुण संधि का है, या फिर विसर्ग संधि का है, या दीर्घ संधि का है, या फिर अयादि संधि का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका गुण संधि। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगर गुण संधि की, जब छोटा आ प्लस में बड़ा आ और छोटी ई प्लस में बड़ी ई हो तो क्या बन जाता है? ए। अगर आपके सामने यहाँ पर छोटा आ और छोटी ई है तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका दोस्तों ए। या बड़ा आ या बड़ी ई है तो क्या बनेगी? ये तो दोस्तों बन जाएगी बड़ी ए। अगर यहाँ पर छोटा आ बड़ा आ उसके साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ है तो वहाँ पर ओ बन जाता है। छोटा आ और बड़ा आ उसके साथ में ऋषि है तो ये क्या बन जाता है? अर बन जाता है। इसके साथ में अन्य जो इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो क्या बन सकते हैं? वो हैं आपका छोटा आ प्लस ई बराबर ए बनेगा। यानी कि अगर बात करते हैं देव प्लस इंद्र, क्या दोस्तों? देव प्लस इंद्र बराबर क्या होगा? देवेंद्र। इसके बाद में अगर छोटा आ और ऊ है, छोटा आ और ऊ के बाद में दोस्तों जैसे क्या बनेगा? वहाँ पे बनेगा ओ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? चंद्र प्लस उदय। तो यहाँ से क्या लिया हमने? यहाँ से आया आपका आ
ऊ से आया दोस्तों आपका ऊ, तो यहाँ पे क्या बना चंद्रो, क्या बना ऊ, तो ये ऊ जो है वो कहाँ पे आ गया, दो वो आ गया आपका यहाँ पे। ऐसे ही दोस्तों छोटा आ प्लस में ऋषि बराबर क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका और जैसे कि देव प्लस ऋषि को बनाने पर क्या मिलेगा, देव ऋषि, क्या होगा, देव ऋषि। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द को पहचानिए। निबंध परिजन 29 या फिर दोस्तों आपका संरक्षण, तो उपसर्ग कहाँ पर लगता है, उपसर्ग लगता है आगे, तो यहाँ पर संरक्षण में सा प्लस सा उपसर्ग है, गलत हो जाएगा। प्रख्यान में प्र है, ये भी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ से नी निबंध है, परी का परी है, परिजन में 29 में उन है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दोस्तों कि इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ में दिए गए विकल्पों में चुनिए। कम बोलने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो कम बोलने वाला होता है वो क्या होता है, समभाषी होता है, मृतभाषी होता है, मृदुभाषी होता है, या फिर आपका दोस्तों ये होता है मितभाषी। तो जो कम बोलने वाला होता है वो होता है मितभाषी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मितभाषी क्या होता है, कम बोलने वाला। अगर बात करते हैं अन्य विकल्प की, तो समभाषी जो है, समभाषी क्या होता है, समभाषी होता है दोस्तों आपका निरर्थक। मृत भाषा क्या होता है, विलुप्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मृत भाषा कहा जाता है, विलुप्त भाषा को। मधुर बोलने वाला कौन होता है, वो होता है आपका मृदुभाषी। अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या बन सकते हैं, अन्य महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द जिसके होने की संभावना हो वो होता है समभाषी। जो जल से उत्पन्न हुआ हो वो होता है जलज। जिसमें आत्मा को जीत लिया वो कौन होता है, वो होता है आपका जीतात्मा। अग्स के साथ में दोस्तों जो खाने योग्य हो उसको कहा जाता है खाद्य। तो ये दोस्तों आपके अन्य विकल्प थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो इसमें जो कारक होगा वो क्या होगा, कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, या फिर कर्म कारक होगा। तो दोस्तों लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो दोस्तों किसने भगाया, लोगों ने किसको, डाकुओं को। तो क्या होगा इसमें कर्म कारक, क्या होगा, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके पास कुछ ना हो, अक्षम्य या फिर रिक्त या फिर अकिंचन या फिर थोथा। तो जिसके पास में कुछ ना हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अकिंचन। क्या कहा जाता है, अकिंचन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अन्य विकल्प हैं आपके, अन्य विकल्प क्या हैं, अन्य विकल्प हैं आपका दोस्तों अक्षम्य, वह जिसे क्षमा ना किया जा सके उसको कहा जाता है अक्षम्य। रिक्त स्थान, रिक्त या थोथा जो है वो उसका समानार्थी शब्द है जिसका अर्थ खाली हो। ये दोस्तों आपके अन्य विकल्प थे। लेकिन दोस्तों और जो आपके कुछ ऐसे आपके वन वर्ड हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, कार्यकर्ता। कमल के समान गहरा लाल रंग जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सोड़ कहते हैं। या फिर दोस्तों दंड दिए जाने योग्य जो होता है उसको कहा जाता है दंडनीय। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है दंडनीय। या फिर दोस्तों दूसरों की मन की बात को जानने वाला जो होता है उसको कहा जाता है आपका अंतर्यामी। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसको टकसाल कहा जाता है। या फिर जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो उसको तल्लीन कहा जाता है। या फिर जहाँ सैनिक निवास करते हैं उसको छावनी कहा जाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका अष्टाध्यायी। तो ये दोस्तों कुछ अन्य आपके वन वर्ड थे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते समय मेरी आँख से पानी निकलने पढ़ते समय मेरी आँखों से पानी निकलता है। क्या है दोस्तों, पढ़ते समय मेरी आँखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक को बताइए। तो दोस्तों जो आँखें हैं उसमें दोस्तों आपका कौन सा संज्ञा है, कौन वचन है और कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, बहुवचन, अपादान, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका स्त्रीलिंग, बहुवचन और करण कारक। इसके बाद में दोस्तों तीसरा है पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात करते हैं दोस्तों आँखों की, तो आँखों में स्त्रीलिंग है, आँखें बहुवचन है, अपादान कारक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपर्युक्त युक्त नहीं है, समवाय या फिर आपका नाकाम या फिर हम सफ़र या फिर बेधड़क। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है।
तो अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें से जो आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 समवाय, क्या है दोस्तों समवाय, ये दोस्तों आपका अरबी फारसी ऊपर युक्त जो उपसर्ग है ये आपका नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, तो इसमें से शुद्ध शब्द है दोस्तों आपका नूपुर, क्या है दोस्तों नूपुर। अगर अन्य विकल्पों की बात करते हैं तो अन्य विकल्पों को अगर देखेंगे तो इनमें से शुद्ध शब्द है दोस्तों आपका परीक्षा जो है इसका, उसका शब्द शुद्ध शब्द होगा दोस्तों परीक्षा। त्रिपुरारी का दोस्तों त्रिपुरारी इस तरह से लिखा जाएगा, पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपके अशुद्ध शब्द थे और ये आपके दोस्तों शुद्ध शब्द हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं, आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। प्रस्तुत खंड में 1 और 2 के बाद संख्या संरचना का जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। तो अगर इसको देखेंगे तो आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं, ये पहले से ही ऑलरेडी सही है, यानी कि 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 कौन सा है इसमें से, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका करेक्ट है। आज विद्यालय के निरीक्षक आए हुए हैं, सही शब्द जो है वो क्या होगा, आज विद्यालय के निरीक्षक आए हुए हैं, ये ऑलरेडी पहले से ही सही था। अगर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माल गोदाम शब्द में कौन सा समास है। तो माल गोदाम जो है उसमें कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, या फिर दोस्तों आपका संप्रदान तत्पुरुष है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो माल गोदाम है, माल गोदाम में है आपका संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा है दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष। तो अगर बात करते हैं दोस्तों आपसे यहाँ पर माल गोदाम की, तो माल गोदाम की अगर बात करें तो दोस्तों माल गोदाम में संप्रदान तत्पुरुष है, इसका समास विग्रह होगा माल के लिए गोदाम। क्या होगा दोस्तों, माल के लिए गोदाम के लिए जो है वो दोस्तों आपका संप्रदान कारक चिन्ह है। तत्पुरुष समास के पदों के मध्य में विभक्तियों का लोप जो है वो आप लोगों का दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है मणि और मणि शब्द युग्म का सही अर्थ जो है वो क्या होगा। तो इसमें से जो दोस्तों जो मणि है और मणि है, अगर बात करते हैं मणि की, तो मणि कहा जाता है दोस्तों आपका रतन को, और मणि जो है उसको वो कहा जाता है दोस्तों आपका सर्प को। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है। तो इसमें से चांदी का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, रौप्य है, या फिर हिरण्य है, या रजत है, या फिर आपका रूपक है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हिरण्य की, तो हिरण्य जो है वो चांदी का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं है, चांदी का। अगर चांदी के पर्यायवाची की बात करें तो चांदी के जो पर्यायवाची हैं वो आपके कौन कौन से हैं, तो चांदी के जो पर्यायवाची हैं वो आपका रजत है, सौंध है, रूपा है, रूपक है, रौप्य है और चंद्रहास है, ये आपके चांदी के पर्यायवाची। अगर बात करते हैं हिरण्य की, तो हिरण्य आपका सोने का पर्यायवाची है। तो सोने के जो अन्य पर्यायवाची होंगे वो क्या होंगे, स्वर्ण होगा, कंचन होगा, कनन होगा, सुवर्ण होगा, हाटक होगा, हिरण्य होगा, जातरूप होगा, हेम होगा, कुंदन होगा, तपनीय होगा और महारजत होगा। तो ये आपके किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके दोस्तों सोने के पर्यायवाची थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 15, पल्लव किसकी रचना है। तो दोस्तों जो पल्लव है वो किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर महादेवी वर्मा की है, या हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है। तो दोस्तों जो पल्लव है वो आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसके दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका चित्रहार का जो वर्ण विच्छेद है वो आप लोगों का दोस्तों कौन सा होने वाला। तो चित्रहार का जो वर्ण विच्छेद होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्रहार का वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका दोस्तों आवाहन शब्द का विलोम क्या होगा, आभ्यंतर होगा, आर्द्र होगा, विसर्जन होगा, या फिर अनर्थ हो गया। तो दोस्तों आवाहन जो है, आवाहन का जो विलोम होगा वो होगा आपका दोस्तों विसर्जन। क्या होगा दोस्तों, विसर्जन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसमें विसर्जन का अर्थ होता है जल में विलीन होना या फिर त्यागना। क्या होता है, विसर्जन का जल में विलीन होना या फिर त्यागना। आह्वान का अर्थ क्या होता है, मंत्र द्वारा देवता को बुलाना या फिर पुकारना। ये दोस्तों आपका आह्वान का अर्थ होता है।
अन्य विकल्पों की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अन्य विकल्प हैं आपका दोस्तों, जो कि आप लोगों का एक था बाह्य। तो बाह्य का अर्थ क्या होता है? अभ्यंतर। शुष्क का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आर्द्र होता है। अनृत का अर्थ क्या होता है? अनृत का अर्थ होता है आपका ऋतु। तो ये आपको दोस्तों अन्य कुछ विकल्प थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो जो पांडव है उसमें कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है, या फिर दोस्तों आपका तदित्य प्रत्यय है, या फिर आप लोगों का स्त्री है, या फिर आपका प्रत्यय नहीं है। तो अगर बात करते हैं पांडव की, तो पांडव में आपका दोस्तों तदित्य प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो। क्या है दोस्तों कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो। उपरोक्त वाक्य में पदबंध का प्रकार जो है वो कौन सा है? क्रिया पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, या फिर आपका संज्ञा पदबंध है, या फिर आपका विशेषण पदबंध है। तो इसमें कौन सा पदबंध है? इसमें है आपका सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध जो है वो क्यों है वो आप एक बार यहाँ पर दोस्तों देख लेंगे। उपरोक्त वाक्य में तुम क्यों काँप रहे हो सर्वनाम पदबंध है, क्योंकि इसमें तुम सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ दोस्तों? तुम सर्वनाम का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। सर्वनाम पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों? इसको पढ़ेंगे एक बार। इन प्रश्नों में से दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए विकल्पों में उपयुक्त जो शब्द होगा उसको चुनिएगा। तो इसमें दोस्तों आपका क्या है कि इस आदेश का करने वाले व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। तो सज़ा किसको दी जाती है? जो आदेश का पालन करे या अवमानन करे, या फिर आपका अतिक्रमण करे या उल्लंघन करे। तो दोस्तों जो आपके पालन का उल्लंघन करेगा उसको क्या दी जाती है? उसको कड़ी सज़ा दी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उल्लंघन। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 है दिए गए गद्यांश। आपको एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया है। आप दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरह का एक गद्यांश जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा, और उस गद्यांश में से आप लोगों को दोस्तों 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको नीचे दिए जाएंगे, और उन 5 क्वेश्चंस का दोस्तों आप लोगों को क्या देना होगा? उनका आपको आंसर देना होगा इस गद्यांश में। तो ये 5 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस को देने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक बार ध्यान से दोस्तों जो आप लोगों को ये पैराग्राफ दिया गया है, ये गद्यांश दिया गया है, इसको एक बार पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों? इसको पढ़ना है। तो दोस्तों क्या है इसमें कि मानव जीवन और क्या दोस्तों? मानव जीवन और उसके द्वारा गठित समाज संसार में सर्वोच्च है। इसी कारण साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, धर्म आदि स्थूल या सूक्ष्म संसार में जो कुछ भी है वह सब जीवन के मानव समाज के लिए ही है। यह एक निर्विवाद मान्यता है, उसके ऊपर या बाहर कुछ नहीं है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह व्यक्ति या समूह के स्तर पर जो कुछ भी सोचता है, विचारता है और भावना स्तर पर जो संजोया करता है वह लिखित और लिपिबद्ध होकर साहित्य कहलाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि साहित्य वस्तुतः जीवन और समाज के भाव सामग्री लेकर अपने शरीर या स्वरूप का निर्माण कर फिर वह क्या करता है? निर्माण कर वह सब जीवन और समाज को ही अर्पित कर देता है। लेन देन की यह प्रक्रिया साहित्य और समाज के आपसी संबंधों को प्राय स्पष्ट कर देती है। जब से मानव ने क्या किया दोस्तों? सोचना, विचारना, पढ़ना, लिखना और अपने आप को दूसरों के प्रति प्रकट करना सीखा है, तभी से साहित्य समाज में आदान प्रदान की यह प्रक्रिया भी चल रही है, और तब तक निरंतर चलती रहेगी। कब तक निरंतर चलती रहेगी? जब तक कि मनुष्य में सोचने, विचारने आदि के ये गुण रहेंगे। यह दृष्टि से साहित्य और समाज का संबंध चिरंतन कहलाता है। मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वह साहित्य क्या है दोस्तों? और साहित्य उसकी महानतम उपलब्धि मानी गई है, और उसमें क्या है दोस्तों? और उसमें उसका अपना भी वैचारिक प्रतिबंध संरक्षित रहा करता है। उसे पढ़ देख कर मानव समाज अपने चेहरे पर लगे धब्बों को परिष्कार कर सकता है। इस प्रकार साहित्य और समाज के बिंब, प्रतिभाव या
चोली दामन का क्या है दोस्तों, चोली दामन का संबंध रेखांकित किया जा सकता है। मानव समाज के लिए साहित्य हितकारी सिद्ध होता है। तो ये दोस्तों आपका टोटल एक गद्यांश था। इसमें जो आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है वो है साहित्य कैसी उपलब्धि मानी गई है। तो दोस्तों साहित्य जो है वो कैसी उपलब्धि मानी गई है। तो इसमें दोस्तों साहित्य कैसी उपलब्धि मानी गई है, एक बार इसमें देखेंगे आप। क्या है दोस्तों, इसमें है कि साहित्य जो है, साहित्य को कैसी उपलब्धि माना गया है। तो साहित्य को दोस्तों कैसी उपलब्धि माना गया है, अगर यहाँ देखेंगे दोस्तों, मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और साहित्य उसकी महानतम उपलब्धि मानी गई है। कौन सी उपलब्धि मानी गई है दोस्तों, आपकी महानतम उपलब्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों इस वाली लाइन में साहित्य जो है उसको कैसी उपलब्धि माना गया है, उसको माना गया है दोस्तों आपका महानतम उपलब्धि। ऐसे ही दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मानव क्या है। मानव एक चिरंतन है या फिर आपका समाज है या फिर सामाजिक प्राणी है या फिर आपका भावावेग वैचारिक है। तो मानव कौन है, मानव है दोस्तों एक सामाजिक प्राणी। कौन है दोस्तों, मानव, मानव है एक आप लोगों का दोस्तों सामाजिक प्राणी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा नहीं इसको कह सकते हैं, आपका है कौन सा है क्वेश्चन, ये है आपका 23वां क्वेश्चन। मानव की महानतम जो उपलब्धि है वो क्या है। मानव की दोस्तों महानतम उपलब्धि क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, मानव समाज के लिए साहित्य हितकारी सिद्ध हुआ एक। या फिर दोस्तों इसमें नेक्स्ट अगर देखेंगे इसको, पैराग्राफ को अगर देखेंगे, मानव की महानतम उपलब्धि जो है वो क्या है, तो इसमें देखेंगे मानव की महानतम उपलब्धि। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों अगर कि ये जो है क्या पूछा गया है इसमें, मानव की महानतम उपलब्धि जो है वो क्या है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और साहित्य उसकी महानतम उपलब्धि है। तो महानतम उपलब्धि क्या है उसकी, महानतम उपलब्धि है उसकी दोस्तों क्या है, वो है आपकी साहित्य। क्या है दोस्तों, साहित्य जो है वो महानतम उपलब्धि है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। या फिर दोस्तों इसके बाद में ऑप्शन नंबर, वो क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों कौन सा है, 24। उपरोक्त गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो क्या होगा, भाव या चोली दामन या फिर मानव समाज या फिर सूक्ष्म या फिर समाज और साहित्य। तो दोस्तों इसका जो गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो क्या है दोस्तों, वो है समाज और साहित्य। इसमें दोस्तों बात की गई समाज और साहित्य के बारे में। इसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्या है दोस्तों, साहित्य और समाज को संबंध को क्या कहा जाता है। साहित्य और समाज का जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है। तो एक बार यहाँ पर फिर से इसको टोटल को पढ़ेंगे और इसमें दोस्तों इसका आंसर जो है देखेंगे। तो क्या है दोस्तों, साहित्य और समाज का जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे इस दृष्टि से साहित्य और समाज का संबंध जो है वो चिरंतन क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, चिरंतन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका चिरंतन, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये था आज के क्वेश्चंस जितने भी आपके थे दोस्तों। 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट था जो कि दोस्तों मैंने आपको कराया। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको BSF ट्रेडमैन में सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। क्या है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे लेटेस्ट और सबसे बढ़िया जो जानकारी है वो आपको दोस्तों हमारे इसी चैनल पर मिलती है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।